नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हीं प्रोडक्ट का विज्ञापन कर पाएंगे जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा जो एंगेजमेंट है उसको भी स्पष्ट तरीके से बताना होगा अपने व्यूअर्स को, साथ ही साथ या अपने फॉलोअर्स को। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें ऐड करने के पैसे मिले हैं, किस तरह का एंगेजमेंट है। दरअसल सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और नियमों के उल्लंघन पर इस बार 10 से 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन इसमें पारदर्शिता रहे इसीलिए सरकार ने इस तरह की गाइडलाइंस सामने लेकर आने की कोशिश की है। समझेंगे कि नई गाइडलाइंस कितनी असरदार साबित होंगी। क्या इससे पैसे लेकर भ्रामक सलाह देने, भ्रामक विज्ञापन देने पर रोक लग पाएगी? क्या इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज की जवाबदेही ज्यादा पुख्ता हो पाएगी? चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। और इसी के साथ भारत में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब तक की सबसे स्पष्ट और कड़ी गाइडलाइंस लागू हो गईं। जी हां, अब तक धड़ल्ले से सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर उन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं जिनका वो खुद कभी इस्तेमाल शायद नहीं भी करते हों। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि उनके ऐड में आते ही प्रोडक्ट आनन फानन में बाजार में पकड़ बना लेता है। कई बार ये प्रोडक्ट क्वालिटी और सेहत के लिहाज से खराब भी होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ किया है कि सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोडक्ट का ही विज्ञापन कर सकेंगे जिसका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो। इतना ही नहीं, सरकार ने आगे बढ़ते हुए बदलते दौर में नए नियमों के तहत इन्फ्लुएंसर्स के किसी भी अवतार में किए गए ऐड पर भी इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही तय की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी विज्ञापन को लेकर गलत जानकारियां देना या जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा। विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ाकर दावे करना और कंज्यूमर पर दबाव बनाने की कोशिश करने जैसे विज्ञापनों पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है और साफ किया है कि किसी भी फॉर्मेट में इस तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते। इसके तहत किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से पहले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लेमर देना होगा। बताना होगा कि उसे विज्ञापन करने के लिए पैसे मिले हैं या नहीं, क्या विज्ञापन करने के एवज में उन्हें फ्री प्रोडक्ट, गिफ्ट या टिप्स मिला है या नहीं। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट को लेकर उनके किसी तरह के आर्थिक हित छिपे हुए अगर हैं तो उन्हें सामने लाना होगा। यानी कंपनी में पार्टनरशिप, प्रोडक्ट की बिक्री से होने वाले लाभ में स्टेक और कंपनी के मालिक या किसी डायरेक्टर के साथ पारिवारिक संबंध हों तो उसे भी साफ और सरल भाषा में इस पर डिस्क्लोज करना आवश्यक होगा। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर देना होगा। ब्रांड प्रमोशन, स्टॉक रिकमेंडेशन करने के लिए फेवर लिया गया है या नहीं, ये भी बताना होगा। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि विज्ञापन पेड है, स्पॉन्सर्ड है या पेड प्रमोशन है, ये विज्ञापन के साथ डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा। वहीं किसी विज्ञापन के साथ कोई हैशटैग या लिंक जुड़ा हुआ है तो इसकी भी जानकारी मुहैया करानी जरूरी होगी। वहीं सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी भी विजुअल मीडियम पर सरकार ने गाइडलाइंस को सख्त बनाने के साथ ही इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का जुर्माना फिक्स किया है। और अगर सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स लगातार नियमों को तोड़ने का काम करते हैं तो जुर्माने की राशि 50 लाख तक हो सकती है। साथ ही विज्ञापन करने वालों को एंडोर्समेंट से भी रोका जा सकता है। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी कोई शिकायत आस्की या सीसीपीए से की जा सकती है। फिलहाल तो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इससे फर्जी विज्ञापनों और बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए विज्ञापनों के साथ ही इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की जवाबदेही तय कर पाने में ये गाइडलाइंस कितनी कारगर साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपभोक्ता मामलों के सचिव हैं और नई गाइडलाइंस के बाद रोहित कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उन्होंने वक्त निकाला है अपना। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं मनीषा कपूर, महासचिव हैं आस्की की, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं श्वेता पुरंदरे, फाउंडर हैं टैप अगेन की। श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। बहुत अच्छी और सख्त गाइडलाइंस आपने जारी की हैं, स्पष्टता काफी है, बधाई आपकी पूरी टीम को।
देखिए, जो डिटेल्स हैं उन पे हम जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि गाइडलाइंस का अनुपालन जो है वो किस आधार पर होगा? क्या जब कोई शिकायत करेगा तभी ये गाइडलाइंस लागू होंगी, या आप लोग एक्शन लेंगे, या सीसीपी एक्शन लेगा, या फिर आप लोग इसमें कुछ सुओ मोटो वाली बात भी रखी गई है? देखिए, एक्शन लेने की जो अथॉरिटी है वो तो सीसीपीए ही है, और सीसीपीए स्वतः भी संज्ञान ले सकता है, सीसीपीए को गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म कर सकती है, सीसीपीए को कोई और सोर्स भी बता सकता है। सीसीपीए के संज्ञान में आने के बाद एक प्रक्रिया है जिसको वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस करके और एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके, बिकॉज इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, तो उसको लेके ये अपना निर्णय देंगे, जिसकी अनुपालना करना कानूनन सुनिश्चित करना होगा विज्ञापन कंपनियों को, मैन्युफैक्चरर्स को, और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उस विज्ञापन में। अच्छा रोहित सर, एक चीज इसमें देखने में आता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब बन गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर्स और डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व है। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें ब्रांड जो है वो किसी एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी ये दावा करती है कि उनके दायरे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर हम उनके पास जाएंगे। तो बीच में जो एजेंसी है, क्या उसकी भी कोई जवाबदेही या उसकी कोई भूमिका तय करने की कोशिश की गई है सर? तो विज्ञापन जो है वो एक प्रोडक्ट है जो उपभोक्ता के सामने पेश किया जाता है। तो ये इसमें जैसे आपने फरमाया इतने सारी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सो एज अ व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर, जो असली जिम्मेदारी होगी वो जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जो सेल कर रहा है उसकी होगी, और उसको चाहिए कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या जो भी कोई मध्यस्थता कर रही एजेंसी उसको कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करे। सो अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट विद द मैन्युफैक्चरर और द सेलर, बट इफ़ ही इज़ एंगेजिंग, अगर वो किसी एजेंसी को ले रहे हैं तो उनको एजेंसी को यह निर्देश देना होगा कि वो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। ओके सर, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंसर पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम बार्टर कोलैबोरेशन कर रहे हैं साहब, हमारा इसमें पेड पार्टनरशिप नहीं है, उन्होंने तो हमें कुछ प्रोडक्ट भेजा, हमने उसको रिव्यू करके जो है डाल दिया। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास जो है जो शिकायतें होती है बाद में आती है, और वो पल्ला एक तरह से झाड़ लेते हैं, या कई बार इन्फ्लुएंसर्स को पता भी नहीं होता है। तो क्या इसमें हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ही पकड़ेंगे या हम किसी और की जिम्मेदारी भी तय करेंगे सर? देखिए, ये जो सारी अवधारणा है ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट है 2019 का, और उसका जो फंडामेंटल पैराडाइम है वो है अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में कोई इंडल्ज नहीं कर सकता है। अब अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के तहत बात आती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की, कि विज्ञापन जो है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या वस्तु उसको ऑफर की जा रही है। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मीडिया में विज्ञापन आते हैं, प्रेस में, प्रिंट में या टेलीविज़न या अन्य माध्यमों में, उनके लिए तो एडवर्टाइजिंग की गाइडलाइंस जून 2022 में जारी की गई थी, वो सुचारू रूप से उनका अनुपालन भी हो रहा है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से एक छुपे हुए तरीके से जो एंडोर्समेंट को प्रमोट किया जा रहा था, उस पर नकेल डालने के लिए ये गाइडलाइंस आज जारी की गई हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एंडोर्सर जो है वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो हमने केवल इस गाइडलाइन में इतना ही प्रिंसिपल लिया है कि वो उपभोक्ता को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। उपभोक्ता को ये अधिकार है यह जानने का कि ये जो इन्फ्लुएंसर जिसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ये अगर कोई वस्तु को कह रहा है कि अच्छी है इस्तेमाल करने में, तो वो यह बस बता दे कि इसके लिए क्या उसने पैसे लिए हैं, या कोई उपहार लिया है, या कोई अन्य बेनिफिट लिया है, या कोई शेयर होल्डिंग है, जिसको हमने मटीरियल कनेक्शन कहा है। अगर आप जिस वस्तु को एंडोर्स कर रहे हैं उससे आपका मटेरियल कनेक्शन है, तो आपको वो डिस्क्लोज करना आवश्यक होगा, अन्यथा ये मिसलीडिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये लब्बे लुबाब यही है आज की गाइडलाइंस का। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह के कोलैबोरेशंस कहा जाता है कि बार्टर कोलैबोरेशन कर दिए साहब, हम तो गए थे, हम तो सिर्फ वहाँ पर, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये तो मेरा अपना फीडबैक है जो मैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके पीछे जो पूरी की पूरी इकॉनमी चल रही है, जो पैसे लिए गए हैं, वो पता नहीं चलता। और इसमें एक कंज्यूमर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की
उसकी क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए सरकार ने बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करके इन गाइडलाइंस को जारी किया। मनीषा जी हमारे साथ हैं। मनीषा जी, आस्की ने भी बहुत अच्छे इसमें एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा आस्की का कि समय समय पर गाइडलाइंस उन्होंने जारी की हैं। ये जो सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस हैं, इनमें क्या कुछ नया है और कौन से नए पेन पॉइंट्स ये गाइडलाइंस सॉल्व कर रही हैं मैम? मैम आप अनम्यूट। हाँ, तो पहली बात तो मैं स्वागत करना चाहूंगी इन गाइडलाइंस का, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, जैसा आपने भी कहा कि ये एक बहुत ज्यादा तादाद में हो रही है और इसमें एडवर्टाइजिंग मनी इंक्रीजिंग अमाउंट्स में जा रहा है और ये एक मेन स्ट्रीम चीज हो रही है। जो पहले कई लोग करते थे, अब हम देख रहे हैं कि ये आमतौर पे हो रही है। तो एक तो बहुत जरूरी है कि जो ये गाइडलाइंस है इनका एक लीगल बैकस्टॉप जो सरकार ने आज दिया है। आप जानते होंगे कि आस्की की भी नजर इस क्षेत्र में रही है और करीबन 2 साल से हम भी इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के तहत इसको हमने एग्जामिन किया है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट आज सरकार ने ये निर्णय लिया है और ये गाइडलाइंस निकाली हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये साथ साथ में जैसे सरकार भी इस चीज के पीछे काफी दम लगा के लगी हुई है और डटी हुई है, तो ये एक लीगल बैकस्टॉप की तरीके से इसको भी आजमा जाए। एब्सोल्युटली। श्वेता जी, जैसा कि मैं रोहित सर से पूछ भी रहा था कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हालांकि रोहित सर ने साफ तौर पर कहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो ब्रांड है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म डिसीजन देना उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये मल्टी लेयर्ड है, इस इकोसिस्टम में बहुत सारी एंटिटीज जुड़ी हुई हैं। तो कैसे तय होगा कि एजेंसी ने भ्रम में रखा है कंपनी और इन्फ्लुएंसर दोनों को, या फिर कंपनी ही चाहती है कि भ्रामक तरीके से जो है कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, सरोगेट मार्केटिंग के थ्रू पहुंचाया जाए, या फिर हम कंज्यूमर जो इन्फ्लुएंसर है उसको बोलें कि यार आप तो पढ़े लिखे हो, आपकी कुछ जिम्मेदारी बन। तो कैसे हम इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। तो आप क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा रही हैं, आप इस पर प्रकाश डाल पाएंगी? हाँ, जरूर। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी कैंपेन जो होता है वो एडवर्टाइजर के अनुमति बिना होता ही नहीं है। तो कोई इन्फ्लुएंसर एजेंसी अपने आप कोई कैंपेन नहीं चलाती, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एजेंसी को भी पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजर्स के थ्रू। और हर नियम जब भी आता है तब लोग उसके लूप होल ढूंढना चालू करते हैं। तो पहले तो प्रमोशन जो होता है उस पर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजर्स बोलते हैं कि ये वाले सोशल मीडिया प्रमोशन में ये वाले कीवर्ड होने चाहिए, ये वाले हैशटैग होने चाहिए। तो ऐसे विज्ञापन जो छुपे विज्ञापन हैं उनको पकड़ पाना मुश्किल नहीं है, मगर बहुत सी तरकीबें इसमें आती हैं। तो हम स्वागत करते हैं कि सीसीपीए ने गाइडलाइन जारी की है, मगर सीसीपीए को 2 कदम आगे सोचना होगा, क्योंकि यूजर जनरेटेड कंटेंट है और सीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी जैसे कहते हैं कि दिखाते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंटेंट है, मगर वो ऑर्गेनिक नहीं रहता, क्योंकि उसको पीछे से उन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि अगर 500 रुपए का क्रीम किसी को रिव्यू करना है तो वो दिखाता है कि ये मैंने खुद खरीदा, ये मेरा बिल है, एडवर्टाइजर ने तो मुझे कोई पैसे दिए है नहीं। मगर आपको ये जानना जरूरी है कि वो इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पेज का हर पोस्ट बहुत कीमती होता है। उसके मन में कोई प्यार उमड़ के नहीं आ रहा है वो ब्रांड के लिए, वो पैसे जरूर ले रहा है। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी वो बहुत केयरफुली करनी होगी। और मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है कि उदाहरण से साबित करें कि इस पर अमल ठीक से हो रहा है, क्योंकि भारत की टॉप 100 सेलिब्रिटीज है और मैं एड एक्सपर्ट नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने सोशल मीडिया ऑडिट्स किए हैं अमिताभ बच्चन से लेके सानिया मिर्जा तक। और अगर हम टॉप 100 सेलिब्रिटीज को नहीं रोक पा रहे हैं तो लाखों छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स की बात तो और ही है। तो ये मेरा कहना है कि हमें कुछ ठोस तरीके आप से जो है बिल्कुल आप ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम पे फोकस कर रही हैं। रोहित सर से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रोहित सर, जो मैं कह रहा था कि इन्फ्लुएंसर आखिर कौन, तो कौन आएगा इसके दायरे में? हर कोई आएगा जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, या कुछ कैटेगराइजेशन है इनका?
देखिए, जो इन्फ्लुएंसर है वो उसका कैटेगराइजेशन फॉलोअर्स के हिसाब से नहीं है। उसका कैटेगराइजेशन है कि क्या वो मटेरियल बेनिफिट के लिए किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहा है। क्योंकि अगर वो मटेरियल कनेक्शन उसका जो प्रोडक्ट एंडोर्स हो रहा है उसके साथ है, सो एनीबडी कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। और जैसा आपने बहुत सही फरमाया कि आजकल नैनो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं विद 1000 फॉलोअर्स, एंड देन दे आर द बिग इन्फ्लुएंसर्स। तो जो बड़े संख्या में जिनकी फॉलोइंग है, उनकी एंडोर्समेंट से इम्पैक्ट उपभोक्ताओं पर ज़्यादा पड़ता है, ये सही बात है। पर जैसे विज्ञापन प्रिंट मीडिया का होता है, भले ही वो अखबार का सर्कुलेशन 10 हो या 10 लाख हो, अगर अखबार में विज्ञापन छापने की कुछ गाइडलाइंस हैं तो वो दोनों पर समान रूप से एप्लीकेबल हैं। सो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जो भी पैसा लेकर या किसी मटेरियल कनेक्शन से किसी उत्पाद का एंडोर्समेंट कर रहा है, किसी प्रोडक्ट का, वो इन्फ्लुएंसर है और उसको इस गाइडलाइन में अंदर तहत काम करना चाहिए। क्योंकि यू हैव टू सी कि जो कोर है इसका जो फिलॉसफी है कि उपभोक्ता को डिस्क्लोजर मिलना चाहिए, उसको जानकारी मिलनी चाहिए कि पब्लिक फोरम पर अगर कोई किसी चीज़ को अच्छा बता रहा है तो क्या वो अपना ईमानदार अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा है या उसने कोई पैसे या अन्य कोई बेनिफिट लेकर वो ये बात कह रहा है। ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। बिल्कुल, यानी कि जो हमने शुरुआत में जो कही कि एक कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की शक्ति मिले, उसके लिए ये इन गाइडलाइंस का एथॉस अगर आप कहें तो यही है। मनीषा जी, कई बार जो कंज्यूमर होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि इस तरह के एंडोर्समेंट्स चल रहे होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर का बैकग्राउंड ही मैच नहीं कर रहा होता है। इन्फ्लुएंसर कितना पढ़ा, कितना लिखा, उसने क्या कोर्स किया, क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और वो स्किन केयर प्रोडक्ट जो है एंडोर्स हो रहा है, बिल्कुल डॉक्टर बन के जो है बात कर रहा है कि इनसे तो साहब आपका बिल्कुल सब कायाकल्प हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में किस विधा से आते हैं, उनका डोमेन क्या है और वो क्या एंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक तो होता है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने कोई प्रोडक्ट यूज करके उस चीज की आप जानकारी दीजिए, जैसे दे रहे हैं, पर कई कई कैटेगरी सेंसिटिव होती है। जैसे आप समझ लीजिए फाइनेंशियल एडवाइस। अब जो फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं और बोल रहे हैं इस फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए या इधर आप ये स्टॉक उठा लीजिए, तो वो एक अगर किसी ने किया जो जैसे आप कह रहे हो कि क्वालिफाइड नहीं हो या सर्टिफाइड नहीं हो, तो लोगों का एक डायरेक्ट उसमें लॉस हो सकता है। तो ये डेफिनेटली एक तो इंडोर्सर्स ने आई थिंक एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बात बताएं, या ये कह दें कि जो ज्यादा टेक्निकल टाइप की क्लेम्स वगैरह हैं वो ना करें, एक जनरल तरीके का आप एंडोर्समेंट कर दीजिए। पर जहां पे आप टेक्निकल एंडोर्समेंट कर रहे हैं या कोई क्लेम आप कर रहे हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया, तो डेफिनेटली एक ये पड़ता है कि या तो आप खुद उसमें एक्सपर्ट हो या आपने किसी एक्सपर्ट से ड्यू डिलिजेंस किया है या नहीं। अगर समझ लीजिए मैं कोई स्किन केयर एंडोर्स कर रही हूँ प्रोडक्ट और मुझे नहीं समझ आता कि इसमें कोई एक इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट ऐसा असर दिखाता है, तो कम से कम मेरा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से जो स्किन केयर हो या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से वो मैं चेक कराऊं कि जो कंपनी मुझे डेटा दे रही है इस चीज का, एक तो मैं डेटा मांगू और फिर उसको टेस्ट या चेक करवाऊं कि वो सही डेटा है या नहीं। ये एक जिम्मेदारी है इन्फ्लुएंसर्स पे। अगर आप देखें तो एक्चुअली इंडिया एक कंट्री है जहां पे काफी लोग, हम सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स पे काफी हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और काफी एड्स आप देखते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हमारे यहाँ पे एड्स में सेलिब्रिटीज और एंडोर्सर्स काफी फीचर होते हैं, तो एक तरीके से कंज्यूमर्स का ट्रस्ट होता है उनके ऊपर। तो ये एक जिम्मेदारी भी आती है साथ में कि अगर कोई मेरे ऑडियंसेस मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं उस ट्रस्ट पे खरा उतरूं। ये नहीं कि मैं उस चीज का एडवांटेज लेके कुछ पैसों के लिए या कुछ एडवांटेज के लिए अपने जो सारे मेरे ऑडियंस मेरे हैं इसके, कि मैं उनको किसी तरह का धोखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। श्वेता जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं इन्फ्लुएंसर्स का एक बड़ा पेन पॉइंट, मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी, वो बड़े ना कई बार बड़े मासूम से लगते हैं। वो कहते हैं अब जैसे आपने बड़े बड़े नाम लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अब उनके पास तो उनकी लीगल टीम्स हैं, बड़े बड़े लॉयर जुड़े हुए हैं, तो वो पता करते हैं कि साहब ये इसमें लीगलिटी में फंस सकते हो, ये आस्की के नियम है, ये सीसीपीए के नियम है, इसको कैसे सरपास करना है वो भी बता देते हैं वो। लेकिन जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स है बेचारे, उनको क्या मालूम कि क्या इसमें आ रहा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अभी मेरे ख्याल से 60-70% इन्फ्लुएंसर्स को पता भी नहीं होगा कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। धीरे धीरे होगा उसके बारे में, जब अवेयरनेस बढ़ेगी। एक दो हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे ताकि इन्फ्लुएंसर भी अवेयर हो
कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्राइम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है? आपने बिल्कुल सही फरमाया और इसके लिए मैं 2 उदाहरण आपको देने चाहूंगी। पहला तो बेटिंग, सट्टेबाजी और गैम्बलिंग पे हमारा पैनल डिस्कशन पहले भी हो चुका है। जी हाँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उतर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं ये वाले प्रोडक्ट। अगर ये बड़े सेलिब्रिटीज को कोई रोक नहीं लग रही है तो यूट्यूब पर तो काफी सारे मनी अर्निंग एप्स प्रमोट हो रहे हैं छोटे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। अगर बड़ों को हम रोक नहीं पाए तो छोटों की क्या बात। तो कहने का मकसद ये था। दूसरी चीज, आपने सही कहा, दूसरा उदाहरण मैं इंटरनेशनल देना चाहती हूँ। किम कर्दाशियन जो क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रही थी, उनको ये डिस्क्लोजर ना देने के लिए 1.25 मिलियन US डॉलर्स का जुर्माना भरना पड़ा जी। तो अगर ऐसा कोई उदाहरण हमारे यहाँ होता है तो एक ही उदाहरण काफी है, क्योंकि हम, आपने सही कहा कि लोग बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। लीगल टीम होने के बाद लीगल नोटिस भी भेजते हैं और बोलते हैं हाँ 1 साल लीगल नोटिस भेज के हुआ है, फिर भी आप देख रहे हैं टीवी पर भी ऐड चल रहे हैं। तो मेरा इशारा किस तरफ है आप जान गए होंगे। नहीं, आपने सही कहा। मैं रोहित सर से डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। रोहित सर, बहुत सारी चीजों में देखने में आया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं जो अभी बेटिंग के एडवर्टीजमेंट में संलिप्त हैं। आप सोशल मीडिया पे किसी से पूछ लीजिए, वो उनको आ रहे हैं, वो सजेशंस आ रहे हैं, उनको रील्स में आ रहे हैं वो सजेशन, उनको पॉपअप्स में आ रहे हैं, साफ साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ एग्जाम्पल सेट होंगे आने वाले दिनों में ताकि वो मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर जाए? देखिए, जो बेटिंग का आपने जिक्र किया और श्वेता जी ने भी जिक्र किया, बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग, इसमें थोड़ा अभी डिफ्यूज है इसका कैटेगराइजेशन। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में देयर इज़ अ गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल, एंड गेम ऑफ चांस इज बेटिंग एंड गेम ऑफ स्किल इज अ गेम विच कैन बी प्रमोटेड। तो इस विषय में हम लोग, और मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है भारत सरकार का, वो इस विषय में इन्होंने संज्ञान लिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ IT ऑनरेबल जो राज्य मंत्री जी हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने कई बैठकें भी की हैं। और कल ही परसों कोई सेल्फ रेगुलेशन, जैसे आस्की है एडवर्टाइजिंग में, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात है ताकि इस पर शिकंजा कसा जा सके। तो इसमें 2-3 चीजें हमको देखनी होगी। एक चीज जो है जो ब्लेटेंटली इलीगल है, जैसे बेटिंग, जैसे अल्कोहल के विज्ञापन, वो तो इट हैज टू बी प्रिवेंटेड टोटली। अब जैसे ये ऑनलाइन गेमिंग है, इसमें भी जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाएगी कि कौन सा वाला गेम ऑफ चांस है, कौन सा वाला गेम ऑफ स्किल है, उसको फिर इस कानून के दायरे में, क्योंकि अगर हम करेंगे, बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं कि गेम ऑफ स्किल जो है वो बेटिंग नहीं है, तो उसमें और क्लैरिटी मिनिस्ट्री ऑफ IT लाने का प्रयास कर रहा है। वो गाइडलाइंस भी जारी करेंगे। बट एंडोर्समेंट का जो इशू है वो इन सब से थोड़ा अलग है। और अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 2022 में लगभग 1275 करोड़ का ये बिजनेस था, जो 2026 में 2800 करोड़ का हो जाएगा। सो यू हैव टू सी द क्वांटम इन्वॉल्व्ड। और इसमें लार्जेस्ट शेयर जो है वो पर्सनल केयर इंडस्ट्री का है। और इन्फ्लुएंसर के से प्रभावित होके सबसे ज्यादा चीज जो उपभोक्ता खरीद रहा है वो क्लोथिंग है। सो हमने आज जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, उसका मेन फोकस है कि इन्फ्लुएंसर अगर पैसा लेकर के या किसी मटेरियल कनेक्शन से एंडोर्समेंट कर रहे हैं जी, तो प्लीज उसको डिस्क्लोज करें। उनको हम प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम करें। उनका एंडोर्समेंट विज्ञापन एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है, पर वो अगर जब तक लीगल दायरे में हो और अगर पैसा लिया है तो कृपया उपभोक्ता को बता दें ताकि उपभोक्ता अपना खरीद का निर्णय तदनुसार ले सके। मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छा किया जो स्पष्ट कर दिया। देखिए, सरकार का स्पष्ट तो ये कहना है, पहला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट ये हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा है अगर आप ये ग्रो करती है, लेकिन अपने दायरे में और अपने लीगल पैरामीटर्स पर। दूसरा, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और वो कोई उत्पाद का एंडोर्समेंट कर रहा है और वो लीगल दायरे में कर रहा है तो उसका भी स्वागत है। और वाकई में बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनकी रोजी रोटी चल रही है, अपने स्किल से बेचारे वो अपना काम कर रहे हैं, उनका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन सरकार का सिर्फ एक ही कहना है, दोनों फले फूले लेकिन लीगल दायरे में, और इसके लिए गाइडलाइंस आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रोहित सर, थैंक यू सो मच। मनीषा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। श्वेता मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।